एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th से बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। तो हम स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जैव प्रक्रम का मीनिंग क्या है। जैव प्रक्रम के दो पार्ट दिए हुए हैं, जैव प्रक्रम को दो भागों में बांट दिया। फर्स्ट हमें दिया हुआ है क्या, जैव, और सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, प्रक्रम। तो जैव का मीनिंग क्या होगा, कोई भी जीव, सजीव या जीवित, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किस में हो, लिविंग में हो, यानी कि कैसा हो, जीवित हो। कोई भी जीवित जीव की बात करेंगे हम, कोई भी जीवित हो यानी कि कोई भी लिविंग में हो यानी कि जीवित हो। हम यहाँ पर किसी भी नॉन लिविंग की बात नहीं करेंगे, कोई भी जीवित हो, ठीक है। और प्रक्रम से क्या मीनिंग होएगा, प्रक्रियाएं, यानी कि जीवों की सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम कहलाती हैं। हमें जैविक यानी कि जैव और अजैव के बारे में पता है अच्छे से। जैविक वही होंगे जो भी कोई प्रक्रियाएं शो करते हैं, दिखाते हैं, वो जीवित होंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी यानी कि जो अजीवित हैं, वो क्या होंगे, जैसे कोई भी टेबल आ गया, कोई भी पेन आ गया, ये सब अजीवित हैं, ये कोई भी प्रक्रियाएं शो नहीं करते। तो जितने भी जीवों के अंदर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं उसे क्या बोलेंगे हम, जैव प्रक्रम बोलेंगे। तो जैव प्रक्रम के दो शब्द आ गए हमारे पास, जैव और प्रक्रम। जैव के अंदर क्या आएगा, कोई भी जीव आएगा जो क्या दिखाएगा, क्या प्रदर्शित करेगा, प्रक्रियाएं। अब ये प्रक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि ये प्रक्रियाएं क्या क्या होंगी जो जैव प्रक्रम के अंदर सम्मिलित है। तो देखिए, जैव प्रक्रम के अंदर सबसे पहली क्रिया क्या हो जाएगी, पोषण। पोषण के अंदर मेनली हम क्या पढ़ते हैं, पोषण में क्या होगा, भोजन का पाचन। पोषण में क्या होएगा, भोजन का पाचन होएगा। श्वसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का क्या करेंगे, आदान प्रदान, यानी कि हम वातावरण से तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और वातावरण को बदले में हम क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हमने क्या बोल दिया, श्वसन। अब आ गए हम क्या, वहन पर। हम किस पर आ गए, वहन पर। वहन में हम पढ़ेंगे क्या, रक्त का परिसंचरण। रक्त का परिसंचरण, जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर किसकी आ जाएगी, हृदय की। जो हृदय क्या करेगा, रक्त का परिसंचरण तंत्र करने में सहायक होगा। फिर आगे हमारे पास कौन सी प्रक्रिया है, हमारे पास आया उत्सर्जन। हमारे पास क्या आया, उत्सर्जन। शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम के अंदर कोई भी जीवित होगा वो विभिन्न प्रकार की क्या करेगा, क्रियाएं प्रदर्शित करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। तो इस जैव प्रक्रम के अंदर कितनी प्रक्रियाएं आएंगी, पोषण, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, भोजन का पाचन। दूसरा क्या आ जाएगा, श्वसन, जिसके द्वारा गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान। थर्ड क्या हो जाएगा, वहन। वहन में हम क्या पढ़ेंगे, रक्त का परिसंचरण तंत्र, जो किसके द्वारा होएगा, हृदय के द्वारा। और फोर्थ क्या आ जाएगा हमारे पास, उत्सर्जन, जिसके अंदर शरीर के अंदर जितनी भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको कैसे शरीर से बाहर किया जाएगा। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, ये हम डायग्राम देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा होगा, यानी कि ये कौन सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम किसकी बात कर रहे हैं, यह कौन सी प्रक्रिया है, कोई बता सकता है कि इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया है। ये है हमारे पास क्या, फेफड़े। ये है हमारे पास क्या, इसकी नाक। फिर हमारे पास आ जाएगी
श्वास नली, और हमारे पास मेन ऑर्गन अंग क्या दिया हुआ है, फेफड़े। तो ये इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आएगा कि किसके, यह कौन सी प्रक्रिया शो कर रहा है, यह शो कर रहा है क्या, हमारा श्वसन। और श्वसन में मेन अंग कौन से आते हैं हमारे पास, फेफड़े। श्वसन में मेन अंग क्या आ जाएंगे हमारे पास, फेफड़े, जिसके द्वारा क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों द्वारा क्या हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, और हम इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और बदले में उसको क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसों का जब भी आदान प्रदान आएगा तो कौन सी प्रक्रिया आ जाएगी हमारे पास, श्वसन आ जाएगा। कौन सी प्रक्रिया आ जाएगी, श्वसन, और जिसमें मेन हमारे पास अंग क्या आ जाएंगे, फेफड़े आ जाएंगे। क्लियर। अब सेकंड देखते हैं हम, ये चित्र किसको शो करेगा, ये किसको शो करेगा, ये हो गया हमारा क्या, मुख। ये हमारे पास बी क्या आ जाएगी हमारे पास, भोजन नली। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड, यकृत। और डी हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाशय। ई हमारे पास क्या आ जाएगा, अग्नाशय। और एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, आंत्र। तो ये सब में कौन हेल्प कर रहा है, ये हमारे शरीर का क्या दिया हुआ है, पाचन तंत्र, जिसके अंदर क्या होगा, पाचन तंत्र में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। तो फर्स्ट हमने पढ़ा श्वसन तंत्र, जिसके अंदर गैसों का आदान प्रदान करने के लिए श्वसन मिलेगा। अब ये हो गया हमारे पास क्या, पाचन तंत्र, जिसके अंदर भोजन का क्या होएगा, पाचन, जिसके मुख्य पाठ हमें दिया हुआ है कौन सा, मुख, भोजन नली, यकृत, अमाशय, अग्नाशय और आंत्र। इन सभी को हम, हर एक एक तंत्र को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने देख लिया कि किसके अंदर कैसा अंग मिल रहे हैं। तो पाचन तंत्र के अंदर क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे पास क्या, ये हमें किसका डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, वृक्क, यानी कि किडनी। हमारे पास एक जोड़ी क्या प्रेजेंट होती है, एक जोड़ी किडनी होती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मूत्र नलिका। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, मूत्राशय। और लास्ट में क्या आ जाएगा, मूत्र द्वार। तो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, यानी कि बाहर निकालना, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। तो अगर पूछे कि उत्सर्जन तंत्र के अंदर मेनली काम कौन करेगा, तो क्या हो जाएगी हमारी किडनी। एक जोड़ी किडनी मिलेगी, एक जोड़ी मूत्र नलिका मिलेगी, मूत्राशय मिलेगा और मूत्र द्वार मिलेगा, जिसके द्वारा क्या होगा, शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ गए हम। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, देखकर ही पता लग रहा है किसकी स्ट्रक्चर दी हुई है हमें, हमारे हृदय की, यानी कि हमारा हार्ट। यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या था, वहन। हमारा पॉइंट क्या था, वहन। तो वहन के अंदर हमें क्या दिया होगा, ये दिया हुआ है हमें क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र। वहन में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, रक्त के बारे में, रक्त वाहिका के बारे में, रक्त के बारे में, रक्त वाहिका के बारे में, और एट द एंड किसके बारे में,
हृदय के बारे में। ये हमारा क्या दिया हुआ है, हृदय, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, हमारे हृदय में कितने कक्ष होंगे, कैसा अनऑक्सीकृत ब्लड, जो अनऑक्सीकृत जो रक्त है वो हमारे हृदय से में आ रहा है, कैसे ऑक्सीकृत वापस से हृदय में आएगा, कौन इसको अनऑक्सीकृत को ऑक्सीकृत में बदलेगा, रक्त, रक्तवाहिका और हृदय, इन सभी को हम पढ़ेंगे किस टॉपिक के अंदर, वहन के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के हम समझ गए कि वहन के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ जिसे हमने क्या नाम दिया था, पोषण। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसे हमने क्या नाम दिया, पोषण। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसे हमने क्या नाम दिया, पोषण। अब देखिए पोषण का अर्थ क्या है। पोषण का अर्थ है कि जब भी हम भोजन को ग्रहण करेंगे वो प्रक्रिया क्या होगी, हमारा पोषण, या फिर किसी भी जीवित जीव के द्वारा भोजन को खाया जाना क्या होगा, पोषण होगा। तो देखते हैं भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया। अंतर्ग्रहण का मतलब है क्या करना, उसको ग्रहण करना, मुख द्वारा भोजन खाना। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक टर्म दी हुई है सजीवों द्वारा भोजन करना। सजीवों का मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी जीवित जीव है, जितने भी जीवित जीव है उनके द्वारा भोजन को खाना क्या हो जाएगा, पोषण। अब हमने वो खाना खाया है, हमने जो भोजन लिया है वो किस रूप में होगा, ये भोजन किस रूप में मिलेगा, हमें ग्लूकोज की फॉर्म में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, ग्लूकोज में। इस ग्लूकोज को खाने से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा। ग्लूकोज को खाने से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा। और ऊर्जा हमेशा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में। और अगर कोई आपसे पूछे कि एटीपी की जो फुल नाम है, एटीपी का फुल नाम क्या होगा, एटीपी, तो हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब इस ऊर्जा का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी अंग हैं, हमारे अंगों की वृद्धि में कौन सहायक होएगा, हमारा भोजन। हम खाना खाएंगे तभी तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमारे पास पोषण की एक प्रॉपर क्या परिभाषा है, भोजन को ग्रहण करके इसका उपयोग किस में करना, अंगों की मरम्मत में करना, क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। हमने खाना खाया, खाना खाने से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करेंगे, एक तो हमारे जो अंग हैं वो क्या करेंगे, अपनी क्या करेंगे, वृद्धि विकास में सहायता करेंगे, जिसके कारण हम एक क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना एक कार्य कर सकते हैं। तो हमारे पास पोषण की यहाँ पर परिभाषा आ गई, भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करना। उसका उपयोग कौन करेंगे, हमारे अंग करेंगे अपनी मरम्मत करने में, और हमारे कोई भी कार्य करने में क्या होगी, सहायक होगा। अब देखिए जो पोषण है यानी कि जो खाना है वो कैसे दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट दिया हुआ है हमें क्या, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा है विषम पोषी पोषण। स्व का मीनिंग होता है अपने आप, स्व का मीनिंग होगा क्या, अपने द्वारा या अपने आप। विषम का मीनिंग होगा क्या, किसी पर निर्भर रहना, किसी पर क्या रहना, निर्भर रहना, यानी कि खुद नहीं बना सकते। पोषण यानी कि जो भोजन है, पोषण यानी कि जो भोजन है उसके बेस पर स्वपोषी पोषण, और क्या आ जाएगा आपके पास, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी का मीनिंग है अपना भोजन स्वयं बनाना, वो जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हमें पता है कि जीवित के अंदर अगर हम बात करें, इस जीवित जैव के अंदर, जीवित जीव के अंदर सभी क्या आते हैं, सभी जीव जंतु व
पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? जीवित जीव या सजीव, या फिर सजीव। तो सजीव के अंदर क्या आएंगे? जितने भी जीवित जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। अब ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी पोषण। और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, यानी कि उनसे अपना भोजन लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी में हमें पता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं? अगर हम कहें कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे? अपना खाना खुद बनाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे? यहाँ से उन्हें क्या मिलेगी? सनलाइट मिलती है। यहाँ से उन्हें क्या मिलेगी? सनलाइट मिलेगी, यानी कि सूरज का प्रकाश आ रहा है इनके पास, यानी कि सूर्य ऊर्जा। अब इनके पास एक वर्णक प्रेजेंट होगा यहाँ पर, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? क्लोरोफिल। जिसे हमने क्या नाम दे दिया? क्लोरोफिल। इसकी उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होंगे वो अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए इन्हें हमने क्या बोल दिया? स्वपोषी पोषण। इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया? स्वपोषी पोषण, क्योंकि ये अपना खाना क्या कर रहे हैं? खुद बना रहे हैं। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना रहे हैं। और पेड़ पौधे कैसे होते हैं? पेड़ पौधे आएंगे जीवित, यानी कि सजीव, यानी कि जीवित होंगे, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए उसे हमने क्या बोल दिया? स्वपोषी पोषण। ठीक है। अब विषम पोषी पोषण के लिए क्या करेंगे? ऐसे इसके अंदर क्या आएंगे? सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु जो अपना खाना किससे लेंगे? ये अपना खाना, अपना जो खाना होगा वो किससे प्राप्त करेंगे? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे या अन्य जीवों से, या अन्य जीवों से। इसलिए इन्हें क्या बोल दिया? विषम पोषी पोषण। तो जितने भी जीव जंतु आगे या जितने भी कवक आगे वो अपना खाना खाने के लिए खुद नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए किसी पेड़ पौधे को खाएंगे या फिर किसी दूसरे जीव को खा के अपना पेट भरेंगे, इसलिए इन्हें हमने क्या नाम दे दिया? विषम पोषी पोषण। ठीक है। तो पोषण दो प्रकार का हो गया, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब देखिए, अब हमारे पास आ गया यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में भी पूछ लेंगे, क्या कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? हमें ये बताना होगा कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। एक तो हमें पता है कि स्वपोषी पोषण अपना खाना खुद बनाते हैं। विषम पोषी पोषण क्या करेंगे? खाने के लिए क्या करेंगे? किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे, है ना। ये पॉइंट तो हमें पता है। अब देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है। अब पेड़ पौधों की अगर बात करें, अब पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ क्या करेंगे? पेड़ क्या करेंगे? सूर्य से ऊर्जा मिल रही है उन्हें और हम उसको क्या देते हैं? पानी देते हैं। पेड़ों में हमने क्या डाला? पानी डाला, है ना। और पर्यावरण से ये क्या ले रहे हैं? कौन सी गैस ले रहे हैं? CO2। और हमने क्या दिया इसको? पानी दिया। तो प्लांट जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बनाने के लिए किस किस से अपना खाना बनाने के लिए यूज में ले रहे हैं? एक तो CO2 और H2, यानी कि इनका उपयोग करके ये अपना क्या बना लेंगे? भोजन बना लेंगे। पेड़ पौधे अपना क्या बना लेंगे? भोजन। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो भोजन बनाने के लिए क्या ले रहे हैं? जल और
जल और CO2 का यूज कर रहे हैं, जल और CO2 का उपयोग कर रहे हैं क्या करने में, खाना बनाने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये जो पूरी प्रक्रिया होगी कि ये सूरज का उपयोग करेंगे, सनलाइट का उपयोग करेंगे, साथ में क्या लेंगे, CO2 और H2O। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। हमने पीछे देखा ये जो पूरी प्रक्रिया होगी इसे क्या बोला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या यूज में आ रहा है, एक तो सूरज की ऊर्जा यूज में आ रही है, एक इसकी पत्तियों पर पहले से एक वर्णक है जिसे हमने क्या बोल दिया, क्लोरोफिल बोल दिया। और पौधे को हम क्या दे रहे हैं, पौधे को हमने क्या दे दिया, जल दे दिया, H2O यानी कि जल दे दिया। और पर्यावरण से पौधे क्या ले रहे हैं, पर्यावरण से कौन सी गैस ले रहे हैं, CO2। पर्यावरण से इनको कौन सी गैस मिल रही है, CO2। तो CO2, जल, सूर्य ऊर्जा और क्लोरोफिल, इनका यूज करके पौधे क्या बना लेंगे, अपना भोजन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सहायता करते हैं प्लांट की कि वो अपना खाना खुद बना सके। तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन सब से मिलकर क्या बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास आ गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। फिर इनको किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की, उनकी पत्तियों में एक वर्णक, अभी बताया था कि पत्तियों में क्या पड़ा है, वर्णक पड़ा है, जिस वर्णक को हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरोफिल दे दिया। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर आ जाएगा हमारे पास, भोजन का निर्माण क्या होएगा, दिन के समय, क्योंकि दिन के समय इन्हें क्या मिल रहा होगा, सूर्य का प्रकाश। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, इसका एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं हमें, इसके एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं, जितने भी हरे पौधे हैं और कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु भी क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण। कुछ जीवाणु, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया कि कुछ जीवाणु भी क्या करेंगे, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ जीवाणु। हरे हरे जितने भी पौधे हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते ही हैं, लेकिन कुछ जीवाणु भी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये आगे स्वपोषी पोषण। अब इसकी तुलना अगर हम विषम पोषी पोषण से करें तो क्या होगा कि यहाँ पे तो था कि हमें CO2 चाहिए और वाटर चाहिए, है ना, CO2 और जल चाहिए खाना बनाने के लिए। लेकिन विषम पोषी पोषण में क्या होगा, या तो विषम पोषी पोषण पेड़ पौधों पर निर्भर है खाना बनाने के लिए, या फिर किस पर निर्भर है, किसी अन्य जीव पर। तो ये क्या कह रहा है, भोजन को प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। या तो हमें पता है कि ये किससे ले लेगा अपना खाना, या तो किससे ले लेगा अपना खाना, पेड़ पौधों से, क्योंकि पेड़ पौधे तो खाना बना ही रहे हैं। या तो पेड़ पौधों से ले लेगा या फिर किससे ले लेगा, अन्य जीव से। ठीक है। और भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। अब जितने भी जीव हैं उनके शरीर में क्या उपस्थित होंगे, एंजाइम। क्योंकि जो पेड़ पौधे खाना बनाएंगे वो क्या होगा, बहुत जटिल होगा। जटिल को किस में तोड़ना पड़ेगा हमें, सरल में। इसके लिए जीव के शरीर में क्या मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे। अब यहाँ पर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन जितने भी विषम जीवी जीव हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। उनके अंदर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ये याद रखना है। अब अगर स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण होता है तो एक वर्णक मिलता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, लेकिन वो वर्णक यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्लोरोफिल मिलेगा। अब देखिए विषम पोषी पोषण क्या कह रहा है, ये अपना खाना कभी भी बना सकते हैं, किसी भी पेड़ पौधे से लिया और अपना खाना ले लिया, या किसी भी जीव को मारा और अपना खाना ले लिया। लेकिन स्वपोषी पोषण हमेशा जब सूर्य होगा यानी कि सनलाइट यानी कि दिन के समय खाना बनाते हैं। विषम पोषी पोषण अपना खाना कभी भी बनाकर
बना सकते हैं, कभी भी निर्माण हो सकता है। तो जितने भी सारे जीव हैं, जितने भी सभी जीव हैं और कवक, ये सब क्या करेंगे, खाने के लिए किसी पे डिपेंड रहेंगे, किसी पे निर्भर रहेंगे, इसलिए इसे क्या बोल दिया, विषमपोषी पोषण। तो आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के अंदर क्या अंतर है। तो ये अंतर आप नोट कीजिए ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। देखिए, अब हमारे पास आ गया अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है और उसको हमने क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण में लिख के बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। तो देखिए, हमें पता है कि स्वपोषी पोषण ही क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करेंगे, ठीक है। अब कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण होगा क्या, पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में स्थित कार्बनिक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें ऊर्जा संचित होती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पास, हमें पता है, एक वर्णक उपस्थित होता है जिसे हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरोफिल। जिसे हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरोफिल, है ना। ये क्लोरोफिल आ गया। एक यहाँ पर क्या आ गया, सूर्य का प्रकाश। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, प्लस सूर्य का प्रकाश, ये जैसे ही मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, भोजन। क्या बन जाएगा, भोजन। भोजन बन गया। और किस रूप में बनेगा ये, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बन जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट में बन जाएगा। और इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या रहेगी, ऊर्जा। इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या रहेगी, ऊर्जा। इस पूरी प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, हम जो जितने भी पेड़ पौधे थे उनके पास वातावरण में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हमने उन्हें क्या दिया, अगर हम ऐसे लिखें, पौधे थे, पेड़ पौधों को वातावरण से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस हमने उन्हें क्या दे दिया, जल। क्या दे दिया, जल दे दिया। अब जल दिया तो साथ में क्या मिल रहा था हमें, सूर्य प्रकाश, यानी कि सन की लाइट, सूर्य प्रकाश मिल रहा था। साथ में पेड़ पौधों के अंदर एक वर्णक प्रेजेंट था जिसे हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरोफिल। जिसे हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरोफिल। अब इन सब से मिलकर क्या बन जाएगा, इन सब से मिलकर क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि क्या तैयार हो गया, भोजन। क्या तैयार हो गया, भोजन। और कुछ अमाउंट में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। और ये जो भोजन बनेगा उसका हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होएगा, एक टाइप का ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्म में मिलेगा। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो ये आ गई हमारे पास क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। लेकिन जितने भी अणु होते हैं उनको इस समीकरण को हमें संतुलित करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कितने लेंगे, 6 अणु।
जल के कितने लेंगे 12, कार्बन के यहाँ पर पहले से कितने थे 6, तो उसको संतुलित करने के लिए हमने उसके आगे 6 लगा दिया, और कितने जल के अणु बनेंगे 6। तो देखिए एक हमें एक हिंट मिल गया क्या, कि यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी क्या है 6 है, और यहाँ पर भी क्या है 6 अणु हैं, लेकिन सिर्फ जो हमने पानी लिया है वो ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पर कितने अणु मिल जाएंगे हमें 12। बाकी जगह हमने क्या क्या लगाना है 6 अणु लगाने हैं, बाकी जगह कितने दिए हुए हमें 6 अणु दिए हैं, सिर्फ जो हम जल लेंगे वहाँ कितने अणु लेने हैं 12, वहाँ कितने लेने हैं हमने 12 अणु लेने हैं, बाकी सभी जगह 6 लेने हैं। ठीक है, तो देखिए 6 CO2 प्लस 12 H2O, किसकी उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्या बन जाएगा हमारे पास C6H12O6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ग्लूकोज, और साथ में और प्लांट इम्पोर्टेंटली प्लांट हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन, कितने अणु 6 अणु, क्या देंगे प्लांट से हमें, पेड़ पौधों से हमें इम्पोर्टेंट क्या मिलती है ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ पौधे इन्वायरमेंट से तो क्या पर्यावरण से तो क्या ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बदले में हमें क्या देंगे ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी हमें, ये मिल रही है ऑक्सीजन, और प्लस यहाँ पर किसके अणु बन गए जल के अणु बन गए। आया समझ में सभी को। अब देखिए ये आया हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखते हैं कि क्या दी हुई है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये हमें क्या दिया हुआ है एक प्लांट, यानी कि ठीक है सूरजमुखी का पेड़ दिया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये पौधा क्या ले रहा है सूर्य का प्रकाश, क्या ले लिया सूर्य प्रकाश, ठीक है, और हमने इसको क्या दे दिया जल दे दिया, और हमने इसको क्या दिया है जल दिया है, हम इसको क्या दे रहे हैं जल दे रहे हैं, ये इसकी क्या होगी मूल होगी, इस मूल में हम क्या दे रहे हैं इसको जल दे रहे हैं। ठीक है, और फिर और क्या मिल गया इसको, ये भी एरो जा रहा है अंदर, यानी कि हम इसको क्या दे रहे हैं जल दे रहे हैं H2O। अब यहाँ से पर्यावरण से ये क्या लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित होगा, इसकी पत्तियों में क्या मिलेगा हमें क्लोरोफिल, क्या मिलेगा क्लोरोफिल। सूरज का प्रकाश मिला, ठीक है सूर्य का प्रकाश मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जल मिला, पत्तियों में क्या प्रेजेंट है क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब इन सब के मिलने से ये क्या बनाएगा, इन सब के मिलने से ये क्या देगा बदले में, ये हमें बदले में देगा क्या ऑक्सीजन, ये बदले में क्या देगा ऑक्सीजन। ठीक है, और पेड़ों से हमें बदले में क्या मिलेगा भोजन, यानी कि शुगर, यानी कि ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6, ये बन जाएगा। बदले में हमें क्या मिल जाएगा ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगी, और क्या मिलेगा हमें भोजन मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा हमें ग्लूकोज में। और बदले में क्या लिया पेड़ पौधों ने, बदले में क्या लिया सूरज का प्रकाश लिया, प्लस क्लोरोफिल उसके पास खुद के पास था, और पर्यावरण से क्या लिया कार्बन डाइऑक्साइड ली, और हमने उससे क्या दे दिया जल, और बदले में उसने हमें क्या दे दी ऑक्सीजन, और क्या बनाया भोजन, जो किस रूप में होगा ग्लूकोज C6H12O6 के फॉर्म में मिलेगा हमें ग्लूकोज। अब देखिए इन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त। अब ये इक्वेशन है जो आपके पास, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है हमारे पास क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपसे पूछ ली जाएगी। ये आ गई आपके पास क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण
की क्रिया। ठीक है, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O, ये क्या बन गया हमारे पास ग्लूकोज, ये क्या बन गया हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। अब इतना याद रखना, इतना याद रखने की वाली बात है क्या कि यहाँ पर भी 6 अणु हैं, यहाँ पर भी 6 अणु हैं, यहाँ पर भी 6, ऑक्सीजन के और जल के भी 6, लेकिन जो ये वाला जल लिया ये सबसे ज़्यादा लिया है, इसके अंदर कितने अणु मिलेंगे हमें 12 अणु मिलेंगे, बाकी सभी में कितने अणु मिलेंगे हमें 6 अणु मिलेंगे। अब देखिए इसको अब पूरा डिटेल में पूरा हम कैसे, क्वेश्चन आया हमारे पास, प्रश्न आ रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए, तब हम अपना उत्तर बोर्ड में कैसे लिख सकते हैं। क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होगा अवशोषण। अब जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर क्या उपस्थित है वर्णक। इस वर्णक को हमने क्या नाम दिया था क्लोरोफिल। इस वर्णक को हमने क्या नाम दिया था क्लोरोफिल। और क्या क्या रहा है सूर्य का प्रकाश, क्या आ रहा है सूर्य प्रकाश आ रहा है। अब ये जो सूर्य प्रकाश है ये कैसा है प्रकाश ऊर्जा, सूर्य प्रकाश किस में मिलेगा हमें प्रकाश ऊर्जा में। अब क्लोरोफिल इस प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज कर देंगे रासायनिक ऊर्जा में। किस में चेंज कर दिया रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, जल अणुओं का ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में अपघटन। अब हमने इसको क्या दिया था पानी दिया था, इसको हमने क्या दिया था पानी यानी कि जल के रूप में। अब इस जल से हमें क्या मिलेगा ऑक्सीजन, इस जल से हमें क्या मिल जाएगी ऑक्सीजन, अणु में टूट जाएगा। और CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, जो हमने प्लांट ने क्या ली थी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट ने जो भी पेड़ पौधे ने वातावरण से क्या ली थी कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें चेंज को किसमें परिवर्तन हो जाएगा भोजन में, जो हमें किस रूप में मिल रहा था ग्लूकोज में मिल रहा था। क्लियर। जो भी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने क्या किया जो प्रकाश ऊर्जा आ रही थी उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। जो पानी हमें दिया था उससे क्या बन गई ऑक्सीजन बन गई। जो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ली थी उससे क्या बन गया भोजन बन गया, C6H12O6 में चेंज हो गया, जो कि ग्लूकोज का एक सूत्र था। देखिए आ गया हमारे पास डायग्राम किसका पत्ती का अनुप्रस्थ। जब हम पत्ती को कट कर देंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा उसके बारे में दिया हुआ है हमें क्या कि ये पत्ती है हमारे पास, इसकी इस बीच वाली लाइन को, इसकी बीच वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं मध्य शिरा। इसे हम क्या बोल देते हैं मध्य शिरा, बीच वाली लाइन को। और जो इसकी साइड्स वाली लाइन आएंगी उसे हमने क्या बोल दिया शिरा। ठीक है। और इसके पूरे पार्ट को, इसका ये जो पूरा बेस वाला पार्ट है इसका पूरा पत्ती है, पत्ती का पूरी जो सरफेस जो है उसे हम क्या बोल देंगे पर्णपटल। उसे हमने क्या नाम दे दिया पर्णपटल। अब देखिए हमें हिंट से याद करना है कि हमने जो जल है वो किस में डाला मूल में। देखिए हमने जो जल है वो किस में डाला इसकी मूल में, है ना। ये जल कहाँ जाएगा सारे पार्ट तक जाएगा, इसके ऊपर तक जाएगा, सबको जल ऊपर तक जा रहा है। तो जल का परिवहन, जल का परिवहन ज से जल ज से जाइलम, जल का परिवहन कौन करेगा जाइलम।
जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। तो जल, ज से जल, जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। ज से जल, ज से जाइलम। तो पत्तियों में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर दिया हुआ जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होएगा वो क्या करेगा? जल को लेके जाने का काम करेगा। सभी भागों तक जल को लेके जाने के लिए जाइलम मिलेगा। अब देखो खाना कहाँ बना है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से क्या बन गया? खाना। यहाँ से सनलाइट बनी और इन पत्तियों ने किसका निर्माण कर लिया? भोजन। यहाँ पर क्या बन गया? C6H12O6। यहाँ पर क्या बन गया? भोजन। अब इस खाने को मूल तक और बाकी भागों तक लेके आने के लिए कौन आ जाएगा? नीचे लाने के लिए कौन आ जाएगा? फ्लोएम। कौन आ जाएगा? फ्लोएम। तो भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन करने के लिए हमें क्या मिल जाएगा? फ्लोएम। भोजन का परिवहन करने के लिए क्या मिल जाएगा? फ्लोएम। भोजन का परिवहन करने के लिए क्या मिल जाएगा? फ्लोएम। ज से जल, जल का परिवहन करने के लिए जाइलम और भोजन का परिवहन करने के लिए क्या मिल जाएगा? फ्लोएम मिल जाएगा। ठीक है, जिनको एक साथ हम क्या बोलते हैं? जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम बोलेंगे क्या? संवहन बंडल। इसे हम क्या बोलेंगे? संवहन बंडल। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम क्या बोलेंगे? संवहन बंडल। इस शब्द को भूलना नहीं है। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ क्या बोलेंगे? संवहन बंडल। जल को परिवहन करने के लिए, जो से जल, जल का परिवहन करने के लिए जाइलम, और भोजन का परिवहन करने के लिए क्या आ जाएगा? फ्लोएम, जिनको एक साथ हम क्या बोल देंगे? संवहन बंडल। अब इनके अंदर क्या उपस्थित होगा? हरित लवक। इन पत्ती को, इस पत्ती के अगर इस भाग को, पत्ती के अगर इस भाग को हम काटेंगे तो इस अनुप्रस्थ काट में हमें क्या मिलेगा? हरित लवक। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? खाने का निर्माण होगा। किसमें? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये हो गया हमारे पास पत्ती की क्या, ये आ गया हमारे पास क्या? पत्ती की क्या आ जाएगी? अनुप्रस्थ काट। ये हमारे पास क्या आ गई? पत्ती की क्या आ गई? अनुप्रस्थ काट। अब देखिए, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। जितने भी वर्णक होगा उस वर्णक को एक नाम दे दिया, जिसे हमने क्या बोल दिया? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर 3 प्रकार के हमें क्या मिलते हैं? वर्णक मिलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें कौन सा वर्णक मिलेगा? क्लोरोफिल। एक वर्णक हमें दिया हुआ है, एक वर्णक क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट। एक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और एक आ जाएगा हमारे पास क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, 3 है हमारे पास। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। इसी क्लोरोफिल के कारण पत्ती का जो रंग है वो कैसा होएगा? पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। इसके कारण पत्ती का रंग कैसा होगा? हरा। क्रोमोप्लास्ट क्या देगा? विभिन्न कलर, विभिन्न रंग देगा। विभिन्न रंग, जिसके कारण फूल के हमें क्या मिलेंगे? फूल के अनेक रंग। क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या होगा? विभिन्न रंग। जितने भी हम फ्लावर यानी कि फूल देख रहे हैं, उनके अलग अलग रंग किसके कारण होंगे? क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगर क्या रंगहीन है,
वाइट फूल, अगर कोई भी रंगहीन है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। तो वर्णक 3 है आपके पास, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर दिया है कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, इन्हें हमने क्या कह दिया, क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्या उपस्थित होगा, क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखिए अगर एक पत्ते की संरचना देखें तो इसके अंदर क्या मिलेंगे, हमें छोटे छोटे से पोर मिलेंगे। पोर का मीनिंग है छिद्र, इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, छिद्र। इन छिद्र के द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। इन्हीं के द्वारा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। इन्हीं के द्वारा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। आपने सुबह सुबह के समय में फील किया होगा कि पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, जिन भी अगर अपने घास के ऊपर चलेंगे तो बिल्कुल ठंडी ठंडी लगेंगी, छोटी छोटी पानी की बूंदें होंगी। वो किसके कारण आएंगी, वाष्पोत्सर्जन के कारण। अब पानी की बूंदों का बाहर निकलना किसके कारण होगा, इन रंध्र के कारण। ठीक है, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे केंद्र होंगे, जिन्हें क्या बोला जाएगा, रंध्र बोला जाएगा। ये है इनके रंध्र। ठीक है, अब इस रंध्र को कवर करने के लिए आपको बाहर से क्या मिलेगा, एक किडनी जैसा या बीन शेप की स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या बोलोगे, द्वार कोशिका, जिसे आप क्या बोलोगे, द्वार कोशिका। और ये आपके पास क्या है, हरित लवक। अगर अब आपके पास दो आ गए, एक तो खुला रंध्र और एक बंद रंध्र। जब रंध्र खुल जाएंगे तो जल बाहर निकलेगा पत्ती से। रंध्र खुल कब जाएंगे, जब दोनों द्वार कोशिकाएं इस रंध्र से थोड़ा थोड़ा दूरी बनाए रखेगी। ठीक है, ये रंध्र, इसको कवर करने के लिए बाह्य आवरण आपको क्या मिल जाएंगी, द्वार कोशिका। ठीक है, द्वार कोशिका। अगर रंध्र के चारों तरफ द्वार कोशिकाएं तो दूर है तो वो क्या हो जाएगा, रंध्र खुल जाएगा दिन के समय, ताकि वाष्पोत्सर्जन, धूप आएगी तो पानी सारा सूख जाएगा बाहर वाष्पोत्सर्जन में। और बंद हो जाएंगे रंध्र तो पानी का क्या होएगा, बाहर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। गैसों को बाहर निकालने के लिए रंध्र खुल जाएंगे, जब गैसों का आदान प्रदान नहीं हो रहा होगा तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो आपके पास आगे दो, एक तो आ गया खुला रंध्र और एक क्या आ गया, बंद रंध्र। रंध्र के चारों तरफ, उसको क्वेश्चन आ जाए कि रंध्र के चारों तरफ का आवरण क्या होगा, वो हो जाएगा द्वार कोशिकाएं, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे। जब द्वार कोशिकाएं बिल्कुल चिपक जाएंगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब द्वार कोशिका थोड़ा खुल जाएंगी तो रंध्र खुल जाएंगे। जब द्वार कोशिकाएं एक दूसरे के पास आ जाएंगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब इन रंध्र का कार्य क्या होगा, ये दिया हुआ है हमें कि इन रंध्र का कार्य क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अभी मैंने बताया, गैसों का आदान प्रदान करना, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल के बूंदों को क्या करना, अवशोषित करना। यानी कि ये रंध्र खुल जाएंगे तो गैसेस बाहर जाएंगी, रंध्र बंद हो जाएंगे तो गैसेस बाहर नहीं जाएंगी। अगर रंध्र खुल जाएंगे तो जल की बूंदें बाहर जाएंगी, अगर रंध्र बंद हो जाएंगे तो जल की बूंदें बाहर नहीं जाएंगी। ये काम हो जाएगा किसका, रंध्र का। ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। कौन सा पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसकी रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और अपनी बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।